स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खास शो में। साल 1967 को याद कीजिए। पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में किसानों के समर्थन के नाम पर शुरू हुए एक विद्रोह को नक्सलवाद के नाम से जाना गया। एक गांव से शुरू हुआ नक्सलवाद महामारी की तरह देश भर में फैल गया। देश के विकास में नक्सलवाद एक नासूर बन चुका है। नक्सलियों के कुकर्म और कलंक की कहानी इतनी शर्मसार कर देने वाली है कि देश अब इस चैप्टर का ही समूल नाश चाहता है। नक्सलवाद के अंत की डेडलाइन भी अब तय कर दी जा चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का पूरी तरह से अंत की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों को ऐसी कामयाबी भी मिली है जिसे नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील बताया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इन नक्सलियों में एक वो शख्स भी शामिल है जिसे नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर कहा जाता था। नक्सलियों का थिंक टैंक माना जाने वाला बसवा राजू की मौत नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका है। बसवा राजू पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं उसकी कद का। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि अबूझमाड़ के बोटेर में नक्सली संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। इसी जानकारी के बाद फौरन फोर्स को रवाना किया गया। जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान कुल 27 नक्सली मारे गए। नक्सलियों से मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान भी शहीद हो गए, जबकि कुछ जवान घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बसवा राजू की मौत के बाद नक्सलियों के सामने अब नेतृत्व के संकट का सवाल है। तो देश में करीब करीब पिछले 6 दशक से नक्सलवाद ने जिस तरीके से कई इलाकों को रेड कॉरिडोर बना करके विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया, और कई जानकार तो यह भी मानते हैं कि एक किसानों की मदद को लेकर शुरू किया गया शुरुआती आंदोलन बाद में वसूली के गैंग में कैसे तब्दील होता गया और अपराध कैसे अपराधी के तौर पर काम करते चले गए। ये तथाकथित उग्रवादी या फिर आंदोलनकारी जो खुद को बताते थे वो अपराधी में तब्दील होते चले गए। उसने उस पूरे इलाके में विकास को रोक रखा था। विकास के खिलाफ अभियान लगातार चलाया गया। विकास जहां पर भी हो उसको बाधित करना, वहां पर हमले करना, सुरक्षा बलों को निशाने पर लेना और पूरे इलाके को विकास से की पहुंच से दूर रखना, यही मकसद बन गया। और फिर लूट, वसूली, कमीशन, यही धंधा बनता चला गया और इसने इस पूरे इलाके को जो पहले से ही पिछड़ा था और पिछड़ा कर दिया। तो इसी को खत्म करने की अब सरकार ने कसम खाई। अमित शाह ने तारीख का ऐलान कर दिया और अगले साल मार्च से पहले ही पूरे नक्सलवाद के खात्मे का अभियान छेड़ दिया गया। और इसके बाद अब देखा जा रहा है कि एक से एक अभियान को, बड़े बड़े अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। आज की खास बात यह भी है कि आज वो लोग सुरक्षा बलों के निशाने पर आए जिन पर 76 सुरक्षा बलों के जवानों को मारने का आरोप है। तो अब आपको यह भी बताते हैं कि आज जो बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवानों की मौत का बदला भी लेने की बात कही गई है। और सबसे बड़ा जो बसवा राजू 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली जो मारा गया वो कौन था, जरा इसको समझिए। आंध्र प्रदेश का रहने वाला था बसवा राजू और बड़ा लीडर माना जाता था नक्सलियों का। 1.5 करोड़, यही वजह है कि इनाम इसके ऊपर रखा गया था 1.5 करोड़ का। 60 से 70 साल के आसपास की उम्र थी और लगातार नक्सलियों का ये संचालन करता था। वारंगल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी बसवा राजू ने। 1980 के दशक में ये इस आंदोलन से जुड़ता है ये शख्स और उसके बाद नक्सलियों की सैन्य कमान का ये प्रभारी रहता है और लगातार नक्सलियों को कमांड करता है। साल 2000 में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना बसवा राजू और फिर 2018 में नक्सल संगठन का महासचिव भी बना और नक्सल संगठन के सबसे बड़े नेताओं में से एक माना जाता रहा है और इसकी लगातार तलाश की जाती रही है। सुरक्षा बल इसके पीछे लगातार रहे हैं और यह वजह है कि 1.5 करोड़ का इनाम भी इसके ऊपर रखा गया था, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था।
तो अब ये भी समझिए कि 2010 में दंतेवाड़ा नक्सल हमले का भी इसी को सूत्रधार माना जाता है। 2010 में एक बड़े नक्सली वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे दंतेवाड़ा में, और इसका आर्किटेक्ट यही शख्स था। 2003 के अली पीरी बम हमले में भी इसी की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, और इसी ने इस घटना को करवाया था। चंद्रबाबू नायडू की हत्या की साजिश रचने का भी इसके ऊपर आरोप रहा है। तो बड़ी घटनाओं को अंजाम देता रहा वसवा राजू। गुरिल्ला युद्ध और आईडी तैनाती में एक्सपर्ट माना जाता रहा है वसवा राजू, और यही वजह है कि लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। एनआईए और सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल रहा है। बड़ा इनाम रखा गया था, लगातार इसकी तलाश की जाती रही, लेकिन ये पुलिस की पहुंच से दूर रहा है। मगर आज आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब ये जो नक्सलियों का जो संगठन है उसके स्ट्रक्चर को समझिए कैसे उसके टॉप तक पहुंचा था वसवा राजू। महासचिव सबसे बड़ा पद होता है इस संगठन में, जैसा कि वामपंथी संगठनों में होता है। हर संगठन में संगठन के महत्वपूर्ण फैसले यही महासचिव ही लेता है, और नक्सल संगठन की सबसे बड़ी विंग है पोलित ब्यूरो, और इसी पोलित ब्यूरो में होते हैं केवल 5 से 7 नक्सली, और महासचिव इस पोलित ब्यूरो को भी हेड करता है। पोलित ब्यूरो के बाद सेंट्रल कमेटी की जगह होती है, और उसके नीचे सेंट्रल कमेटी में हर राज्य के नक्सली को जगह दी जाती है जो हर राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। नक्सलियों के राज्य स्तर की कमेटी को रीजनल कमेटी कहते हैं। तो पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी और फिर रीजनल कमेटी होती है। एरिया के हिसाब से बनाई जाती है जोनल कमेटी, फिर अलग अलग इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में जोन में जोनल कमेटी होती है, और यहाँ जोनल कमेटी के अंदर एरिया कमेटी होती है जो और निचले स्तर पर जाकर के ये कमेटी होती है। तो ये हायरार्की होती है। तो जो पोलित ब्यूरो सर्वोच्च बॉडी होती है, सबसे ऊपर की पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी मेंबर और सोशल। अब इसमें यह भी देखिए कि किस कैडर पर कितना इनाम रखा जाता है। पोलित ब्यूरो पर 1 से 1.5 करोड़ का इनाम रखा जाता है, जिसमें कि वसवा राजू था। सेंट्रल कमेटी मेंबर को पर 1 करोड़ का इनाम, स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर पर 40 से 50 लाख का इनाम पुलिस रखती है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी को पर 25 लाख का इनाम, डिविजनल कमेटी मेंबर पर 8 लाख और एरिया कमेटी मेंबर पर 5 लाख का इनाम। तो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं 1 से 1.5 करोड़ का इनाम। 1.5 करोड़ का इनाम जो अधिकतम होता है वो पोलित ब्यूरो के मेंबर पर रखा गया था, और वसवा राजू पर, जो इसमें आज के ऑपरेशन में मारा गया। अब नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में 3 दशकों में पहली बार है कि हमारे बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नेता को मारा गया है। इसी बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की हम सराहना करते हैं। ये बताते हुए खुशी है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है, और 84 नक्सलियों ने इस दौरान आत्मसमर्पण भी किया है, जैसे कि अपील की गई थी अमित शाह यानी गृह मंत्री की तरफ से। और जो वो लिखते हैं कि मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ये गृह मंत्री की आपने पोस्ट को देखा। अब आपको बताते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही घोषणा इस बात की कर दी थी कि नक्सलवाद का खात्मा करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। उस वक्त क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने, इसको भी सुनिए। कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे, और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे।
तो 6 दशक से चले आ रहे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन भी गृह मंत्री ने तय किया था और उसके बाद से ऑपरेशन ने ऐसा जोर पकड़ा है कि आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च नेता को भी आज सुरक्षा बलों ने अपने निशाने पर ले लिया। निर्मल कौर पूर्व डीजीपी झारखंड के मेरे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य मैथिली जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो निर्मल कौर जी, फॉर्मर डीजीपी झारखंड, आपसे समझना चाहूंगा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। क्या जो डेडलाइन होम मिनिस्ट्री ने तय की है, गृह मंत्री ने जिसका ऐलान किया था, अब वो वाकई सच होता नजर आ रहा है? पोलित ब्यूरो मेंबर और महासचिव स्तर का वसवा राज आज मारा गया, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है। बहुत नक्सलिज्म जो कि हमारे देश को कैंसर की तरह खा रहा था, पूरे समाज में कैंसर की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था पूरी सामाजिक व्यवस्था को, और ना आर्थिक प्रगति होने दे रहा था, ना राजनीतिक पार्टिसिपेशन होने दे रहा था, ना एजुकेशनल या किसी भी फील्ड में जो तरक्की समाज को नहीं करने दे जा रहा था, उसके खात्मे के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने, तो एक्चुअली प्लान तो 2014 से ही बन रहा था, पर 2026-31 में ये अंतिम तिथि रखी थी। और आज जो बासव राजू जनरल सेक्रेटरी को जो मारा गया, ये बहुत बड़ी 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 सफलता है, और इससे हम समझते हैं कि उनका मोराल बहुत टूट गया होगा नक्सलियों का। हम कहते हैं कि नक्सली अपने देश के नागरिक जरूर है, परंतु ये समाज के दुश्मन है, और समाज के दुश्मन से वही सलूक किया जाएगा जो दुश्मन से किया जाएगा। ये समाज को एकदम तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, नहीं चाहते कि प्रगति की किरण कहीं भी पहुंचे। स्पेशली जो ग्रामीण इलाके हैं, आंतरिक इलाके हैं, इंटीरियर के इलाके हैं, अबुझ माड़ुआ तेलंगाना के बॉर्डर वाले जो इलाके हुए, या और भी जो स्टेट्स के इलाके हैं, इनमें इन लोगों ने पूरा वर्चस्व फैला लिया। बिहार से लेके नेपाल से लेके पूरा दक्षिण तक इन लोगों ने अपना रेड कॉरिडोर बना लिया जी, पूरा, यहाँ से बिहार बंगाल सब निकाल के। और इतना, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो पहले की सरकारें थी, उन्होंने थोड़ा नरम रुख अख्तियार किया इन पर, थोड़ा इनको बड़ी पैम्पर्ड और बड़ी, मतलब एक किड ग्लव जिसे कहते हैं ना, कि बड़े बड़े नरम दिली से इनका का सामना किया, जबकि ये वास्तव में समाज को खोखला कर रहे थे। कैंसर है ये समाज का। और इस सरकार ने बहुत ठान ली और बहुत मल्टी प्रोंग्ड अनेक दिशाओं से नक्सलवाद पे प्रहार किया, विकास से भी और आर्म्ड कॉम्बैट से भी। हालांकि सरकार का मानना है कि आर्म्ड कॉम्बैट बहुत ही सीमित होनी चाहिए, ये जो है, जो बहुत ही जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, वही एलिमिनेट किए जाने चाहिए, और नक्सलियों को मुख्य धारा में मिलने का, जो जो भटके हुए युवा हैं, जो भटक गए हैं लोग, या जो उनकी बातों में आ गए हैं, या जो उनके एक तरह से उनके द्वारा ब्रेन वॉश किए गए हैं, जी, या जिन्होंने मतलब समाज की वोटिंग या अपनी जो प्रजातांत्रिक पद्धति है उसमें वो आके पार्टिसिपेट करें। और आप गोली से अपनी बात क्यों कहो? आप और ये बार बार कहा गया है, कई बार कहा गया है। इस अभी भी जब टारगेट सेट किया गया, तब भी होम मिनिस्टर ने कहा कि लोग हथियार छोड़ें और आकर के विकास से जुड़े, मुख्य धारा से जुड़े, मुख्य विकास धारा में। जी, सूर्या मैथिल साहब, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्या जी, ये वाकई अपने आप में बहुत खुश करने वाला नहीं है, तस्वीरें नहीं है। हाँ, कामयाबी है। देश में जो भटके हुए लोग हैं उनको हमें मारना पड़ रहा है, ये दुखद भी है, लेकिन ये जरूरी हो गया था, क्योंकि ये संविधान के तहत, कायदे के तहत, नियम के तहत समाज के साथ आगे बढ़ने को आखिरकार तैयार नहीं थे। धन्यवाद अजय जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने कहा कि ये खुश होने का समय नहीं है, बिल्कुल मैं सहमत हूं। ये जो हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, इसमें हमने हजारों अपने जो सिपाही हैं उनको कुर्बान करने के बाद लक्ष्य प्राप्त किया है। ना जाने हमारे कितने सुरक्षा बल के जवान आईईडी ब्लास्ट के अंदर और आर्म कॉम्बैट के अंदर शहीद हुए देश के लिए, और इस प्रकार की नक्सली गतिविधियों को पार पाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, ये उसकी एक बानगी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 से पहले इस देश के अंदर कम से कम 80 जिले ऐसे थे जो कि नक्सल प्रभावित थे, या मैं ये कहूं कि वहां पर देश का संविधान लागू नहीं होता था, केवल और केवल लाल सलाम चलता था। जैसा कि डीजीपी साहब ने भी कहा कि ये रूरल और एक्सट्रीम रूरल जो इंटरनल हमारे एरियाज हैं, उन एरियाज में ये अपनी सरकार चलाते थे। और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई, उन्होंने ग्रामीणों का विश्वास जीता। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं
कि जिस बस्तर की अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बात की, उसके पास में ही और जो जिले हैं वहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से, आवास योजना के माध्यम से, शौचालय योजना के माध्यम से जिस प्रकार का विकास ग्रामीणों में किया गया और सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ा, यही कारण रहा कि नक्सलियों की जो बेस बॉन्ड थी, लोकल सपोर्ट, उसको तोड़ने में सरकार कामयाब रही। और यही कारण है कि जहां 2014 से पहले देश के अंदर एक बहुत विकराल समस्या के रूप में नक्सल को देखा जा रहा था, अब वो सिमटकर 4 डिस्ट्रिक्ट में रह गई है, बस्तर के। और मुझे ऐसा लगता है जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2026 के अंदर अंदर हम इसको भी समूल नष्ट कर देंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर साफ तौर पे ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जी ठीक है, राजनीतिक रोटियां सेकने के 20 सेकंड, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूर्व में जो सरकारें रहीं, उन्होंने इन नक्सलियों को अपने यहां टूल की तरह प्रयोग किया चुनाव जीतने के लिए। लेकिन जब से 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, मोदी जी की, उन्होंने सीधा कह दिया इस देश के अंदर नक्सल व्यवस्था नहीं चलेगी, और यदि इनको बात करनी है तो ये मुख्य धारा में आएंगे, प्रशासनिक धारा में आएंगी, देश के संविधान में अपना विश्वास जताएंगे। अन्यथा हमारी फोर्सेस इतनी कैपेबल हैं कि वो उनका नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से इनका जो जनरल सेक्रेटरी है पोलित ब्यूरो का, उसको भी मार गिराया गया है। बिल्कुल। तो लेवी कल्चर जो एक बन गया था पूरे इलाके में, मैंने झारखंड के कई इलाकों में, नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में दौरा किया है और कई बार मेरे आसपास धमाके भी हुए हैं और मैंने अपने सामने पूरी की पूरी पुलिस की गाड़ी को उड़ते हुए भी देखा है और उन डेड बॉडीज को भी देखा है वहाँ के झारखंड के कवरेज के दौरान। तो वाकई बहुत सारे दौर से गुजरा है ये पूरा का पूरा जो रहा है नक्सलवाद का दौर। अब जरा ये समझिए, ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो खत्म करने की बात कही जा रही है, तो किस तरीके से ऑपरेशन हाल के दिनों में हुआ है और वो कहां कहां कामयाबी मिलती नजर आई है। 2025 में 12 मुठभेड़ हुए हैं, 173 नक्सली इसमें मारे गए हैं। 15 मई 2025 को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर करिंगुंडा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए, जो लगातार तेजी आई है। 12 अप्रैल 2025 को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई और इसमें 3 नक्सली मारे गए। 31 मार्च 2025 को बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख के इनामी महिला नक्सली को ढेर किया गया था। 29 मार्च को सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 16 नक्सली ढेर किए गए थे। लगातार ऑपरेशन का जो दौर जारी है, 25 मार्च 2025 को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर किए गए थे। ये दौर लगातार बढ़ा है। आप जो 2025 की बातें देख रहे हैं, दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 20 मार्च को भी 26 नक्सली ढेर किए गए। कांकेर में भी 4 नक्सली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। 9 फरवरी 2025 को बीजापुर जिले में मध्य फर्ज से गढ़ बॉर्डर मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे, ये भी बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और 2 फरवरी को 2025 में बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई थी और 8 नक्सली यहां पर भी ढेर कर दिए गए थे। ऐसी तरह से जनवरी में 20-21 को छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 27 नक्सली यहां पर ये मुठभेड़ में मारे गए थे। ये 2 दिनों तक लगातार ऑपरेशन चला था और बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसको अंजाम दिया गया था। 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव में भी 18 नक्सली ढेर किए गए थे। और 12 जनवरी 2025 बीजापुर के मधेड़ इलाके में मुठभेड़ हुई, 2 महिला नक्सली और समेत 5 नक्सली इसमें मारे गए थे। इसी तरह 9 जनवरी को भी सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर हुए थे। तो लगातार ये ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन चलता रहा है। 6 जनवरी को आईडी ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी आई थी और 8 जवान इसमें शहीद हो गए थे। एक ड्राइवर की भी इसमें मौत हो गई थी। 31 जनवरी 2025 को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। 1 महिला नक्सली और 5 कुल नक्सली इसमें मारे गए थे। एक डीआरजी जवान भी इसमें शहीद हुआ था। तो ये जो लगातार दौर चला है, जो टारगेट एक्सेप्ट किया गया कि नहीं अब इसे खत्म करना ही होगा, और इसके बाद जिस तरह से तेजी आई है ऑपरेशंस में। निर्मल कौर भी मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी झारखंड है, बहुत करीब से आपने इन नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दिलाया होगा। निर्मल जी, कैसी लड़ाई रही है ये? 67 में तो कहा गया कि हम तो लोगों की भलाई के लिए, जो पिछड़े रह गए हैं, जिन तक
नहीं विकास पहुंच पा रहा है, हम उनकी लड़ाई शुरू कर रहे हैं नक्सलवाड़ी में, ये कहा गया। लेकिन बाद में वो लेवी कल्चर, वसूली किस तौर पर ये आगे अपराध में कन्वर्ट होता चला गया? ये जो विचारधारा की लड़ाई थी या जो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, वो शायद कभी बहुत शुरू में रही हो, जहाँ नक्सलबाड़ी जो विलेज से जब शुरू हुआ। परंतु जब 80 के दशक से तो हम लोग देख रहे हैं करीब से, ये सिर्फ ये वसूली का कल्चर था। जैसे जब मैं गढ़वा में थी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लीडर हुआ करता था नक्सल का, जो हर चीज में वसूली लेता था, चाहे कुआं बनना हो, चाहे सड़क बननी हो, चाहे जो भी है, अपना लेवी सेट था। और वो बाद में जाके बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया था ईस्टर्न रेलवे का। ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि ये विचारधारा की लड़ाई नहीं थी जब हमने देखी, मतलब कम से कम पिछले 50-60 साल से ये विचारधारा की लड़ाई नहीं थी। नक्सलबाड़ी भी तो देखिए आज बीजेपी का गढ़ बन गया। नक्सलबाड़ी जो कि एक लेफ्ट, जहां से कि ये आंदोलन शुरू हुआ था नक्सलवाद का, इसके नाम पे नक्सलवाद रखा गया है नाम इसका। नक्सलबाड़ी बाढ़ आज बीजेपी का गढ़ है, आप जाके देखिए। तो उन लोगों को भी समझ आया कि जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, ये जो वामपंथी विचारधारा है, ये सिर्फ लूटने खसोटने की विचारधारा है। इसके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन नहीं है, कोई अच्छा सम्मानजनक साधन, ये एक समाधान नहीं दे सकती है। ये सिर्फ लूटने की तरीका है और ये सिर्फ डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस है। सिर्फ ये लोग मतलब डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, बनाने की शक्ति इनमें नहीं है। कोई भी चीज बिगाड़ना तो बहुत आसान है, बनाने में तो वर्षों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। बिगाड़ना तो 1 मिनट में आपने एक बॉम्ब लगाया, सब कुछ मिटा दिया। और इन लोगों ने जानबूझ के लोगों को विकास से दूर रखा। वहां पर स्कूल नहीं खुलने दिए, स्कूलों में जाके बम विस्फोट कर दिए, टीचरों को मार डाला, चौकीदारों को मार डाला, सड़कें नहीं बनने दी बैंकों जाती को बंद थी, करवा दिया धमकी देके। तो इन्होंने इस तरह से बहुत ही बलपूर्वक, हिंसात्मक तरीके से, इस मामले में प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर था कि हिंसा जब तक होगी तब तक बातचीत नहीं। हिंसा बंद कीजिए, आप आइए मुख्य धारा में जुड़िए, आप अपनी बात वोट से कहिए ना, आप आइए पॉलिटिक्स में खड़े होइए, आपको जो कहना कहिए। प्रजातंत्र तो वैसे भी इतना अच्छी व्यवस्था है हमारे देश में, आपको जो कहना कहिए, जीत के आइए, असेंबली में आइए, लोकसभा में आइए और आइए अपनी बात कहिए, जो भी आपको कहना है, जो कि एक अच्छा प्रजातांत्रिक तरीका है अपनी विचारधारा को। तो आइडियोलॉजी पर इनके की पास बात कोई इसमें की गई, विचारधारा थी नहीं। जी आइडियोलॉजी की बात की गई, लेकिन वो क्राइम में कन्वर्ट होता चला गया पूरा का पूरा जो है, और एक वसूली ये तंत्र पूरा और लेवी कल्चर था, लेवी कल्चर। ये सिर्फ लेवी कल्चर पैसे लूटने खसोटने के चक्कर थे, और ये लोग बेचारे मासूम युवक युवतियों को गुमराह करके अपनी कार्डर्स में लाते थे। कोई कोई बहुत ही माइनर भी होते थे, 18 साल से छोटे बच्चों को भी ला रहे थे ये लोग। और बहुत वहाँ बहुत तरह का उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण होता था। गांव वालों का भी शोषण ये करते थे, गांव वालों को डरा के रखते थे, और उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको भी छीने रखते थे। बिल्कुल, इसमें तो कई इलाकों में मैंने भी देखा है, आपका भी डेफिनेटली आपने देखा होगा, आपने तो कि कई जगहों पर दोनों तरफ से गांव वाले मारे जाते थे। एक तरफ से ये आकर के उनको दबाते थे नक्सली, और फिर पुलिस को खबर मिलती थी तो पुलिस जाते थे तलाशने। वो रात के 2 बजे खाना मांगते थे, उधर से पुलिस आती थी, वो पूछती बताओ भाई किसका मूवमेंट हुआ। और शक में कई लोगों को कंगारू कोर्ट लगा लगा के इन लोगों ने, कि तो पुलिस का इन्फॉर्मर है, कितने निर्दोषों के गले काट दिए। जंगल में ये लोग अपना एक कोर्ट लगाते थे जन अदालत नाम से, और कितने निर्दोषों को उसमें मार डालते थे। बिल्कुल, और कितने पुलिस वालों को इन्होंने मारा, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस को इन्होंने मारा, कितनी गाड़ियों को इन्होंने उड़ाया। तो ये तो मैथिली समाज का तरीका नहीं है। जी बिल्कुल। मैथिली साहब, आपने तो बहुत पूरे झारखंड में देखा है, मैंने भी इलाकों को कवर किया है, और ये तमाम बातें जो आप कह रही हैं मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अगला जो कदम होगा, बड़ी अच्छी बात है कि अब कामयाबी मिल रही है और खात्मा होता नजर आ रहा है, करीब करीब खात्मा हो गया है। अब तो हेड ही पूरे नक्सलवाद का जो इस वक्त का, वो मारा गया, बसवाराज। लेकिन अगला कदम होगा कि इस इलाके में विकास को पहुंचाना, यहां के हालात को बदलना, लोगों को भरोसा दिलाना कि सरकार उनके साथ है और अब विकास यहां पर पहुंच गया है। अजय जी, अगर सरकार का भरोसा जनता के साथ और जनता का भरोसा सरकार के साथ ना होता तो इस प्रकार का ये जो दुर्दांत नक्सली लीडर है ये मारा नहीं जाता जी। और रह गई बात इनको खत्म करने की, तो इनको खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी था इनकी जड़ों को काटना। जड़ें क्या थी? जड़ें थी इनकी मार्क्सिस्ट पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, लेफ्ट विंग, जो कि सत्ता में थे। जब तक ये सत्ता में रहे तब तक इन्होंने प्रशासन को कंट्रोल किया, और प्रशासन को कंट्रोल करने के कारण जमीन पर जो ये नक्सलवादी, ये आतंकवादी थे, ये जो नक्सली थे, इनको परसे मिलता रहता था। लेकिन जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, उसके बाद लगातार देश के अंदर जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका जनाधार जाता रहा,
और जनता को समझ में आता रहा कि ये जो लेफ्ट पार्टियां हैं ये मैं इस सूर्या जी, समय खत्म हो रहा है, माफ नक्सल कीजिएगा, जो रोकना पड़ेगा विषैले पेड़ हैं। जी। लेकिन मैं आपके इस बात को जो आप कह रहे हैं, इसमें आप जो लेफ्ट पार्टीज पॉलिटिकल प्रोसेस में रही हैं उनसे इनको जोड़ने को हम लाइफ टाइम्स नहीं अब इसको ये कर रहा है, लेकिन मैं इसको बता रहा मान हूं रहा ना है, आपको, या आपकी सुनिए बात ना, हो सकती है, आपकी सुनिए राय ना हो अजय भाई, सकती है, 2 मिनट सुन लीजिए आप। लेकिन दोनों अलग अलग धाराएं रही हैं। नहीं, ठीक मेरी है, बात आप पूरी, समय इतना ही था, मेरी पूरी सॉरी, बात सुन लेने दीजिए। आपके सामने सुनिए ना, मैं जो कह रहा था, जनता के सामने सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक बात है, सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए। कन्हैया कुमार, टाइम आप कन्हैया कुमार आज को देखिए, अब टाइम देख लीजिए सर, हम 2 मिनट ज्यादा हो गया है। मैं फिर से बात करूंगा इस मुद्दे पर। निश्चित तौर पर अभी ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो उम्मीद यही है कि नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया अब तय है। धन्यवाद निर्मल जी, सूर्या मैथिल साहब।